सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम वर्ण विचार पढ़ चुके हैं। वर्णों को हमने दो भागों में बांटा था, स्वर और व्यंजन। तो हम स्वरों का और व्यंजनों का वर्गीकरण है वो विस्तार पूर्वक कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। ये वर्ण विचार, शब्द विचार, ये रीट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अन्य जो पटवारी प्रतियोगिता परीक्षा है या फिर ग्राम सेवक है, यानी रीट और जो सब इंस्पेक्टर परीक्षा है, इनमें तो ये यानी महत्वपूर्ण है ही है। क्यों कि रीट के अंदर जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में वर्ण विचार और शब्द विचार, उसके अलावा अन्य व्याकरण के कुछ बिंदु हैं जो दिए गए हैं। तो आज हम शब्द विचार पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि शब्द हैं वो कहते किसे हैं। शब्द कहते किसे हैं, क्या चीज है शब्द, किसे कहते हैं शब्द। तो हम कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। या फिर हम यह कह सकते हैं अर्थार्थ वर्णों के मेल से बनाई गई, वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई, वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। अब दोनों ही जगह हमने जो परिभाषा दी है कि एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह, वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई, शब्द आया सार्थक, यहां भी और यहां भी। सार्थक का अर्थ यह है कि जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो, यानी ऐसे वर्णों का मेल हो जो वर्ण जब आपस में जुड़े तो उनका क्या हो जाए, यानी कोई ना कोई अर्थ सामने आ जाए, उनका अपने आप क्या हो, अर्थ हो। जैसे हम कह सकते हैं कै, ए, मैं, ए, ले, ए। तो क्या है? अपने आप में वर्ण है। क्या है? वर्ण है। सब क्या अपने आप में वर्ण है। लेकिन जब ये आपस में जुड़े, जैसे कै के साथ में आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा कै, मैं के साथ में आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा मैं, और ले के साथ में आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा ले। और जब ये तीनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा कमल। क्या बनेगा? कमल। अब ये जो इकाई बनी है सार्थक इकाई कह सकते हैं, या वर्णों का जो सार्थक मेल है, इसका अपने आप में क्या है, अर्थ है। और जब वर्णों का आपस में मेल होकर के यानी जो शब्द बनता है उसका कोई अर्थ हो, कमल शब्द है, तो इसका अपने आप में अर्थ है। लेकिन इस तरह से अगर कह दिया जाए कि ले, ए, कै, ए, मैं और ए, तो क्या बन गया ले और ए ले, कै के साथ ए कै, मैं के साथ है क्या बन गया मैं। अब इन तीनों को आपस में जब जोड़ें तो क्या बनेगा ले कै मैं, ले कै मैं। अब है तो वर्ण तो यही है, लेकिन वर्णों का स्थान थोड़ा परिवर्तित हुआ है। स्थान क्या हुआ है? परिवर्तित हुआ है। तो ये जो वर्णों का योग था, इन वर्णों के योग से तो कमल शब्द बन गया, और इस कमल शब्द है वो अपने आप में क्या है? सार्थक है। क्या है?
सार्थक हैं, इसका अर्थ है अपने आप में। लेकिन इन्हीं वर्णों का स्थान परिवर्तन करके जब लकम शब्द बनाए, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये क्या है? निरर्थक है, निरर्थक है। तो ये क्या नहीं कहलाएगा? ये कभी भी शब्द नहीं कहलाएगा, कभी भी शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द वही होता है जिसका कोई क्या हो? अर्थ हो, जो सार्थक हो। यानी ध्वनियों का ऐसा समूह है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, या यह कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनियों का समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि पद, क्या पूछ लिया जाता है? पद, कि पद क्या होते हैं, पद क्या है? तो हम कह सकते हैं व्याकरण के नियमों में बंधे, व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। और आपका जो रीट जो भर्ती होती है उसमें पूछ भी लिया जाता है, आपका पाठ्यक्रम का एक बिंदु भी है, पदबंध। तो सबसे पहले मैं ये पता भी होना चाहिए कि पद क्या है, पद है क्या। यानी जब कोई शब्द है वो व्याकरण के नियमों से जुड़ करके या बंद करके वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। यहाँ कमल शब्द था, ये कमल अपने आप में यहाँ क्या है? शब्द है। यहाँ क्या है? शब्द है। जब ये कमल शब्द ही वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, ये कमल शब्द ही वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो क्या बन जाएगा? पद। जैसे हम कह सकते हैं कमल खाना खा रहा है। अब जब तक ये वर्णों के योग से बनी हुई जो सार्थक ध्वनि थी वाक्य में प्रयुक्त नहीं थी, तब तक तो ये शब्द थी। लेकिन अब यहाँ क्या, ये कमल शब्द है, वही शब्द है, लेकिन यहाँ ये अब ये शब्द नहीं है, ये क्या है? पद है। क्या है? पद है। क्यों? कि यहां जब ये वाक्य में आ गया तो नियमों से बंध गया। नियमों से क्या अभिप्राय है? कि नियमों से अभिप्राय ये है, नियमों से अभिप्राय ये है कि इसका कोई ना कोई वचन भी है, वचन भी है, इसका कारक भी है। जैसे वचन है, कारक है, या हम कह सकते हैं कि इसका कोई ना कोई लिंग भी है। क्या है? लिंग भी है। उसका जब कोई शब्द वाक्य में आ जाएगा तो उसका वचन, कारक, लिंग इनका निर्धारण हो जाएगा। तो ये कमल जो शब्द है इसका हम अब ये पद बन गया तो इस पद का हम क्या कर सकते हैं? परिचय भी कर सकते हैं। इस पद का परिचय भी कर सकते हैं। परिचय कैसे करेंगे? जैसे पूरा वाक्य है, इस वाक्य में कमल क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन है। कमल है यानी क्या है? कर्ता कारक है, यानी जो क्रिया हो रही है उस क्रिया को करने वाला कौन है? कमल है। तो क्या है? कर्ता कारक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कमल है वो क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग है। तब कहा जाता है कि व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो यहाँ जो कमल जो शब्द आया है वहां पर तो शब्द है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। और इस पद का परिचय भी किया जा सकता है। क्यों? कि ये कमल शब्द है, ये वचन से, कारक से, लिंग आदि से, यानी यहाँ क्या है? बंधा हुआ है। क्या है? बंधा हुआ है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। शब्द किसे कहते हैं? उसके बाद में शब्द हैं
वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वो क्या बन जाता है? पद। यहां तक हमने पढ़ लिया है। अब ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के हम भेद करते हैं। क्या करते हैं? भेद। तो शब्द को कितने भेदों में या कितने भागों में बांटा जा सकता है? कितने भेद माने जाते हैं शब्द के? 4। कितने माने जाते हैं? 4। 4 कौन कौन से? नंबर 1 रचना कह सकते हो आप, बनावट कह सकते हैं। रचना या बनावट, यानी कोई जो शब्द है उसकी किसी न किसी तरह तो रचना हुई होगी या उसकी बनावट हुई होगी। तो सबसे पहले रचना कह सकते हैं, बनावट कह सकते हैं। रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, पहला भेद। दूसरा जो भेद है वो है उत्पत्ति। या तो कोई शब्द है तो उसका कहीं न कहीं किसी न किसी भाषा में तो उसकी उत्पत्ति हुई होगी, उत्पत्ति कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं हम स्रोत, कि कोई न कोई तो स्रोत रहा होगा जहां से वो हिंदी भाषा में आया है। तो उत्पत्ति या कह सकते हैं स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तीसरा जब भेद है वो है प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, कि जो शब्द है उसका प्रयोग कैसे किया जा रहा है, तो उस प्रयोग के आधार पर उसको बांटा जा सकता है। नंबर 4 अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो ये जो शब्द हैं इस शब्द के भेद माने जाते हैं 4। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर, और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, रचना कह सकते हैं या आप कह सकते हो बनावट। रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद माने जाते हैं। 3 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 3 भेद माने जाते हैं। 3 भेद माने जाते हैं। अब ये जो 3 भेद हैं, ये 3 भेद कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 मूल कह सकते हैं या हम कह सकते हैं रूढ़। मूल कह सकते हैं या कह सकते हैं रूढ़ शब्द। मूल शब्द कह सकते हैं या कह सकते हैं रूढ़ शब्द। नंबर 2 यौगिक शब्द। कौन से? यौगिक शब्द। नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। मूल शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब मूल से तो पता चल रहा है, शब्द से ही पता चल रहा है उच्चारण से, कि मूल शब्द वो होते हैं जो क्या हो, मूल रूप से, मूल रूप से यानी जिनका कोई विशेष अर्थ के लिए जो प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मूल शब्द कहलाते हैं। दूसरी इनकी जब पहचान करने की बात आए तो हम पहचान इनकी इस प्रकार से कर सकते हैं कि जब ऐसे शब्दों का खंडन किया जाए, टुकड़े किए जाएं, तो प्रत्येक खंड का अपने आप में कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, और अर्थ नहीं रहेगा तो टुकड़े करने पर ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे? अर्थहीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अर्थहीन हो जाएंगे। यौगिक शब्द, यौगिक से यानी उच्चारण से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि ये जो शब्द होंगे 2 शब्दों के योग से बने हुए होंगे, 2 शब्दों के योग से बने हुए होंगे। और जब दोनों शब्दों को अलग अलग किया जाएगा,
दोनों शब्दों को अलग अलग किया जाएगा या शब्दों के अलग अलग खंड बनाए जाएंगे, तो प्रत्येक खंड का अपने आप में यानी अर्थ होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक खंड होगा वो अपने आप में क्या होगा, सार्थक होगा। क्या होगा, सार्थक होगा। नंबर 3, योग रूढ़। तो उच्चारण से हमें ये पता लगाया जा सकता है कि ये जो शब्द होंगे वो यौगिक भी होंगे और साथ में रूढ़ भी होंगे। यौगिक भी होंगे और रूढ़ भी होंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे जो शब्द होंगे वो दो शब्दों के मेल से बने हुए होंगे, दो शब्दों के मेल से बने हुए होंगे। और प्रत्येक जो शब्द होगा उस शब्द का अर्थ होगा, प्रत्येक शब्द का अर्थ होगा। लेकिन ऐसे जो शब्द होते हैं वो किसी विशेष अर्थ के लिए, यानी उस अर्थ के आधार पर नहीं, जो अर्थ निकल रहा है उसके आधार पर नहीं, विशेष अर्थ के लिए क्या हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो उनको क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, रचना कह सकते हैं या बनावट कह सकते हैं। रचना कह सकते हैं या फिर बनावट, बनावट के आधार पर। रचना और बनावट के आधार पर हमने शब्दों को कितने भागों में बांटा था, कितने भेद किए थे, 3 भेद किए थे। कौन कौन से, मूल या रूढ़ शब्द, मूल शब्द कह दें या रूढ़ शब्द कह दें, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले हम तीनों में से पहला जो भाग है वो पढ़ते हैं, यानी रूढ़ कह सकते हो या मूल कह सकते हो। रूढ़ कह दो, रूढ़ कह दो, चाहे मूल कह दो। तो रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए, विशेष अर्थ, जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए, विशेष अर्थ के लिए विशेष अर्थ के लिए रूढ़, रूढ़ का अर्थ यानी प्रसिद्ध, रूढ़ का अर्थ है प्रसिद्ध। जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें रूढ़ कह सकते हो या मूल कह सकते हो। रूढ़ शब्द कहा जाता है, कहा जाता है। पहचान क्या होती है, पेपर में 4 ऑप्शन, 4 शब्द लिख दिए जाए और पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द या मूल शब्द कौन सा है, तो इनकी पहचान कैसे करोगे। तो हम कह सकते हैं कि इन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते, खंड नहीं किए जा सकते। खंड नहीं किए जा सकते। खंड करने पर, खंड यानी टुकड़े करने पर ये अर्थहीन हो जाते हैं, अर्थहीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अर्थहीन हो जाते हैं। यानी जब ऐसे शब्दों को हम एक से अधिक टुकड़ों में बांटने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएंगे, अर्थहीन हो जाएंगे। दूसरी पहचान हम क्या कह सकते हैं कि इन शब्दों का अपना निश्चित अर्थ होता है, अपना निश्चित अर्थ होता है। दूसरी पहचान भी, दोनों बात ध्यान में रखनी है कि इन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते और खंड किए भी जाएं यानी खंड करने पर ये क्या हो जाएंगे, अर्थहीन हो जाएंगे, कोई भी अर्थ नहीं देंगे। दूसरी बात
इन शब्दों का जो अपना निश्चित क्या होगा, निश्चित अर्थ होगा। क्या होगा, निश्चित अर्थ होगा। जैसे कह दिया जाए, शब्द है अपने पास में पानी। क्या है, पानी। जब हम इसके खंड करना चाहें, जैसे एक लिख दें पा, योग लिख दें नी। अब न तो पा शब्द का अपने आप में कोई अर्थ है और न ही नी शब्द का अपने आप में कोई अर्थ है, यानी खंड हो नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमने खंड करने की जैसे ही कोशिश की, दो टुकड़ों में, दो भागों में बांटने की कोशिश की, तो दो भाग तो बना दिए हमने। एक तो बना दिया पा, दूसरा बना दिया नी। लेकिन न तो पा का अपने आप में कोई अर्थ है और न नी का अपने आप में कोई अर्थ है। अगर दोनों एक साथ रहते हैं तो पानी शब्द है, उसका अपने आप में एक निश्चित अर्थ है, यानी किसी द्रव्य विशेष के संदर्भ में इसका अर्थ है। इसी तरह गाय, अब इसके टुकड़े करें, एक तो हो जाएगा गा और ये एक हो जाएगा ये। अब न तो इस खंड का अपने आप में कोई अर्थ है और न इस खंड का कोई अपने आप में अर्थ है। खंड करने की जैसे ही कोशिश करेंगे, खंड करेंगे, तो ये क्या हो गए, दोनों अर्थहीन हो गए। लेकिन जब तक ये साथ में जुड़े रहेंगे तो वहां अर्थ है, वहां इसका क्या एक निश्चित अर्थ है। निश्चित अर्थ से अभिप्राय है कि जानवर तो बहुत से हैं, अब सब जानवरों को हम गा नहीं कह सकते, यानी एक निश्चित अर्थ है। किसी पशु विशेष के लिए इस शब्द का क्या है, निश्चित अर्थ है, और जिसके लिए निश्चित अर्थ है उसी को हम क्या कहेंगे, गाय। इसी तरह से आपको कह दिया जाए पेड़, दोनों ध्वनियां साथ में हैं, जब तक जुड़ी हुई हैं तब तक तो अर्थ है। अगर इसको बांटने की कोशिश करें तो न तो पे का अपने आप में कोई अर्थ है, न ड़ का अपने आप में कोई अर्थ है। दोनों ध्वनियां क्या है, अर्थहीन है। क्या है, अर्थहीन है। लेकिन जब ये जुड़ करके एक साथ उच्चारित की जाए शब्द के रूप में, तो क्या है, इसका एक निश्चित अर्थ है। इसी तरह आपको कह दिया जाए कि जैसे हम बोलते हैं दूध, रोटी, दूध कहते हैं, रोटी कहते हैं, दीपक, इन शब्दों में देखो दू का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, दह का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। दू का क्या अर्थ लगाओगे आप, दह का क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। खंड करते क्या हो गए, अर्थहीन हो गए। लेकिन जब तक दोनों साथ में जुड़े हुए हैं तो क्या है, निश्चित अर्थ है, यानी पेय योग्य कोई पदार्थ है जिसको हम क्या कहते हैं, दूध कहते हैं। इसी तरह रोटी शब्द है, तो इसके भी दो खंड करने की जो कोशिश करें तो न तो रो का अपने आप में कोई अर्थ है, न टी का अपने आप में कोई अर्थ है। लेकिन जब तक साथ में जुड़े हुए हैं तब तक क्या है, अर्थ है। इसी तरह दीपक, इसके टुकड़े करने चाहिए, दो करने चाहिए या तीन करने चाहिए, जैसे टुकड़े तो हो जाएंगे, लेकिन न तो दी का अपने आप में कोई अर्थ है, न पे का अपने आप में कोई अर्थ है, न क का अपने आप में कोई अर्थ है। तो ये अब क्या हो गया, अर्थहीन हो गया। तो सीधी बात है कि जो शब्द, पहचान कैसे करें, पेपर में आ जाएगी निम्नलिखित में से रूढ़ या मूल शब्द कौन सा है, तो चार शब्द दिए हुए मिलेंगे। उन शब्दों के सबसे पहले हम टुकड़े करने की कोशिश करेंगे और टुकड़े करके ये सोचें, यानी आगे की प्रक्रिया ये करेंगे कि टुकड़ों का कोई अपने आप में अर्थ है क्या। अगर अर्थ नहीं है, अर्थहीन है, तो निश्चित ही वो क्या है, रूढ़ शब्द है या मूल शब्द है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो रूढ़ शब्द हम पढ़ चुके, अब हम पढ़ते हैं यौगिक शब्द। कौन से, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, शब्दों के योग से, योग से कह सकते हैं या कह सकते हैं मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के योग या मेल से कह सकते हैं। योग से या मेल से बने सार्थक शब्द, सार्थक शब्द
सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से या मेल से बने सार्थक शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाएंगे। अब हमें परीक्षा में कैसे पता चले कि भाई जो 4 विकल्प दिए हुए हैं शब्दों के, उनमें से कौन सा यौगिक है? तो पहचान कैसे हो सकती है? कैसे पहचान होगी? तो हम कह सकते हैं कि इन शब्दों के खंड यानी टुकड़े, खंड कह सकते हैं, टुकड़े कह सकते हैं, खंड किए जा सकते हैं, खंड किए जा सकते हैं, और प्रत्येक खंड सार्थक होता है, प्रत्येक खंड सार्थक होता है। सार्थक से क्या अभिप्राय है कि जब हम इसके टुकड़े करेंगे, दो शब्दों को अलग अलग करेंगे, तो प्रत्येक खंड का अपने आप में क्या होगा? अर्थ होगा, अपने आप में क्या होगा? अर्थ होगा। दूसरी बात हम ये ऐसे पहचान कर सकते हैं कि जो शब्द यानी यौगिक से जो शब्द होते हैं, ये किसके मेल से बने होते हैं? जब आपको कोई शब्द ऐसा दिखाई दे जाए कि इसमें समास है, समास युक्त कोई शब्द है, या फिर संधि से बना हुआ कोई शब्द है, या कह दें हम उपसर्ग लगकर बना हुआ कोई शब्द है, या प्रत्यय लगकर कोई बना हुआ शब्द है, तो वो क्या होगा? यौगिक शब्द ही होगा। तो हम कह सकते हैं समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय आदि से बने शब्द यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। पहली पहचान कि इन शब्दों के हम क्या करेंगे? खंड करेंगे, टुकड़े करेंगे, और खंड करने पर प्रत्येक खंड क्या होगा? सार्थक होता है, यानी प्रत्येक खंड का कोई ना कोई अर्थ होता है। दूसरी पहचान, शब्द को देखते ही हम ये पहचान सकते हैं कि यह संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय किससे बना हुआ है, तो उसके आधार पर भी हम यानी बता सकते हैं कि ये यौगिक शब्द हैं। जैसे आपको कह दिया जाए विधाल्य शब्द, तो विधाल्य शब्द क्या है? यौगिक शब्द है। क्यों? इसके हम खंड करो, विद्या योग अल्य, विद्या योग अल्य, विद्या यानी ज्ञान, अल्य यानी स्थान। ज्ञान के लिए जो स्थान है वो क्या है? विधाल्य है। इसी तरह कह दिया जाए कि प्रयोगशाला, प्रयोगशाला शब्द दे दिया जाए, प्रयोग योगशाला, प्रयोग यानी किसी भी विषय वस्तु की जहां जांच परख हो रही हो उस पर, तो यानी उसको क्या कहेंगे? प्रयोगशाला यानी स्थान। तो क्या कहलाएगा? प्रयोगशाला। दोनों शब्दों का यानी एक शब्द के जब हम टुकड़े करेंगे तो दो शब्द हमारे सामने आएंगे, दोनों का अपने आप में क्या होगा? अर्थ होगा। क्या होगा? अर्थ होगा। जैसे कह दिया जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्र योगपति, राष्ट्र योगपति, राष्ट्र यानी देश, पति यानी स्वामी, जो राष्ट्र का स्वामी है या मुखिया है, राष्ट्र का जो स्वामी कह सकते हैं, मुखिया कह सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। इसी तरह रसोई घर, इसके भी टुकड़े हो सकते हैं, रसोई योग घर, रसोई योग घर, दो टुकड़ों में बांट दिया। रसोई का अर्थ क्या है? रसोई का अर्थ है यानी हम सामान्य बोलचाल की भाषा में जहां पर हम खाना बनाते हैं
या खाना पकाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रसोई कहते हैं। लेकिन रसोई का अर्थ है खाना बनाने वाला स्थान विशेष नहीं है। रसोई का अर्थ क्या है? जैसे कई बार आप उपवास वगैरह रखते हैं तो हम कहते हैं ना कि मंदिर में रसोई देने के लिए गए हैं या पंडित जी के घर रसोई देने के लिए गए थे। तो वहां रसोई से अभिप्राय क्या था? रसोई से ये तो नहीं था कि हमारे घर में एक यानी छोटी आकृति का मकान बना हुआ है, उसको हमने उठाया, उसको हमने मंदिर में या पंडित जी के घर पर जाकर हमें देकर आ गए, ऐसा नहीं। रसोई का अर्थ ही अपने आप में क्या है? भोजन। क्या है? भोजन। रसोई का अर्थ क्या होता है? भोजन। घर का अर्थ क्या होता है? स्थान। यानी ऐसा स्थान जहां पर भोजन बनाया जाता है या भोजन पकाया जाता है, वो क्या कहलाता है? रसोई घर कहलाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो यौगिक शब्द होंगे वो दो शब्दों के योग से बनेंगे और उस शब्द का क्या होगा? अर्थ होगा भी। शब्द का भी अपने आप में अर्थ है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। तो खुद का भी अर्थ होगा और जब टुकड़े कर देंगे तो भी प्रत्येक खंड का, प्रत्येक टुकड़े का अपने आप में क्या होगा? अर्थ होगा। अपने आप में अर्थ होगा। दूसरी पहचान इस तरह से हो सकती है कि इनमें से जो शब्द हैं विद्यालय हैं, संधि युक्त शब्द है, संधि की जा सकती है, संधि विच्छेद किया जा सकता है। विद्या, योग, आल्य यानी दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। इसी तरह प्रयोगशाला समास युक्त शब्द है। राष्ट्रपति समास युक्त शब्द है। रसोई घर तो क्या है? समास युक्त शब्द है, यानी सामासिक पद कह सकते हैं इसको, सामासिक पद हैं। तो ये ध्यान रखना है, जहां संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि से बने हुए शब्द देखने को मिल जाए तो वो निश्चित क्या होता है? यौगिक शब्द ही होता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। तो बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद थे। उनमें से हमने मूल शब्द, जिनको हमने रूढ़ शब्द भी कहा था, वो हम पढ़ चुके। यौगिक शब्द हैं वो पढ़ चुके। अब हम पढ़ते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द यानी नाम मात्र के उच्चारण से हमें ज्ञात हो रहा है कि ये यौगिक भी होंगे और साथ में योग भी है और साथ में रूढ़ भी है, यानी प्रसिद्ध भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो शब्द यौगिक, जो शब्द यौगिक होते हुए भी, जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ के लिए, विशेष अर्थ के लिए रूढ़ कह सकते हैं या फिर प्रसिद्ध कह सकते हैं। विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। योग रूढ़ शब्द कहा जाता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। यानी ये जो शब्द होंगे ये यौगिक भी होंगे, यानी दो शब्दों के मेल से भी बने हुए होंगे, और प्रत्येक जो इसका खंड होगा, यौगिक है तो प्रत्येक खंड का अर्थ होगा, लेकिन जो खंडों में जो अर्थ आ रहा है उसके अनुसार ये प्रसिद्ध न होकर विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होंगे। किसके लिए? विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होंगे। जैसे कह दिया जाए जलज, क्या कह दिया जाए? जलज। तो ये शब्द तो यौगिक शब्द है, क्योंकि दो शब्दों का मेल है। एक तो हो गया जल और दूसरा हो गया जय। जल यानी पानी, जय यानी जय का अर्थ जन्मा हो।
यानी जो पानी में या जल में जन्मा हो वो क्या कहलाता है? जलज। अब पानी के अंदर तो बहुत से जीव हैं जिनका जन्म होता है, घास वगैरह भी हैं जिनका जल के अंदर जन्म होता है, लेकिन सबको तो हम जलज नहीं कहते। ये जो जलज हैं वो विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हैं। जलज विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हैं। तो जलज किसको कहा जाता है? कमल को। कमल शब्द के लिए क्या ये रूढ़ है। यानी जलज हम कहेंगे तो जलज कहते ही हमारे मन में क्या दिमाग की आता है कि जलज यानी कमल। जलज यानी कमल। यानी ये जो शब्द हैं यौगिक भी हैं, देखो यौगिक भी हैं, प्रत्येक खंड का अर्थ भी है, लेकिन यौगिक होते हुए भी ये क्या है? किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। अब जल में उत्पन्न होने वाली या जन्मने वाली हर चीज है वो जलज नहीं कहलाती है। जलज तो किसको कहा जाता है? कमल को ही कहा जाता है। इसी तरह हम कह सकते हैं निशाचर। निशाचर, निशा योग चर। निशा का अर्थ रात्रि, चर यानी विचरण करने वाला, विचरण करने वाला, यानी रात्रि में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? निशाचर कहलाता है। अब रात्रि में तो बहुत से मनुष्य भी हैं जो रात्रि में विचरण करते हैं, बहुत से जीव भी हैं जो रात्रि में विचरण करते हैं, घूमते फिरते हैं। क्या सबको आप निशाचर कह सकते हो? नहीं। अब ये निशाचर शब्द हैं ये यौगिक जरूर हैं, इसके खंड किए टुकड़े किए तो प्रत्येक खंड का अर्थ भी आ गया, लेकिन फिर भी ये क्या है? योग रूट है। क्यों कि निशाचर हम किसको कह सकते हैं? किसके लिए रूट है? राक्षस को, जो रात्रि में घूमते हैं। कहने का अभिप्राय कि रात्रि में घूमने वाला हर प्राणी है उसको हम निशाचर नहीं कह सकते। ये निशाचर शब्द है ये किसके लिए प्रसिद्ध हो चुका है? रूढ़ हो चुका है राक्षस के लिए। इसी तरह हम कह सकते हैं गिरिधर। गिरिधर, दो योग हैं, गिरि और धर। गिरि और धर। गिरि यानी पर्वत, धर, धर का अर्थ धारण करने वाला। धर यानी धारण करने वाला। अर्थ तो आ गया, पर्वत धारण करने वाला। यानी जिसने पर्वत को धारण किया वो क्या कहलाता है? गिरिधर कहलाता है। अब पर्वत को धारण तो हनुमान ने भी किया था। संजीवनी बूटी लाने गए तब पर्वत उठा लाए थे पूरा, लेकिन हनुमान को कभी गिरिधर कहते हुए सुना आपने? नहीं। ये गिरिधर शब्द है ये किसके लिए रूढ़ हो चुका है? कृष्ण के लिए। किसके लिए? कृष्ण के लिए। कृष्ण को गिरिधर कहा जाता है कि गिरि को धारण किया है जिसने, वह कौन? भगवान कृष्ण। तो ये शब्द यौगिक होते हुए भी क्या होते हैं? विशेष अर्थ के लिए क्या हो जाते हैं? रूढ़ हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। विशेष अर्थ के लिए क्या हो जाते हैं? प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं हिमालय। क्या कह सकते हैं? हिमालय। दो शब्दों का योग ही तो है, हिम और आल्य। हिम और आल्य। हिम यानी बर्फ, आल्य यानी स्थान। दोनों का अर्थ है आल्य स्थान, हिम बर्फ। तो बर्फ का जो स्थान है हर स्थान को आप हिमालय कहते हो क्या? नहीं कह सकते। बर्फ तो ग्लेशियर में भी है, जम्मू में भी बर्फ जमती है, और कई बार जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, कोहरा पड़ता है, तो हमारे राजस्थान जैसे प्रदेशों में भी घास फूस हैं उनके ऊपर जमी हुई मिल जाती है बर्फ। तो क्या हर बर्फ का जो स्थान है वो हिमालय है? नहीं। हिमालय शब्द किसके लिए रूढ़ हो चुका है? एक पर्वत विशेष के लिए। किसके लिए? पर्वत विशेष के लिए रूढ़ हो चुका है, प्रसिद्ध हो चुका है कि एक पर्वत विशेष है जिसको क्या कहा जाता है? हिमालय कहा जाता है। तो ये हो गए आपके रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद। मूल शब्द के पहला, या कहें रूढ़ शब्द,
दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो ये जो शब्द विचार हैं, इसका आज हमने यानी रचना या बनावट के आधार पर जो इसके भेद हैं वो आज हमने पढ़ लिए हैं। उससे पहले शब्द विचार से पहले हम वर्ण विचार पढ़ चुके हैं। तो ये चीज है जो यहाँ पढ़ाया जो जा रहा है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से कह सकते हैं या प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूरे विस्तार के साथ यहाँ आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो आप पूरे लगन के साथ, पूरी ध्यान के साथ इस चीज को समझने की कोशिश करें, क्योंकि रीट के एग्जाम, पटवार, ग्राम सेवक, सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस, यानी कोई भी भर्ती हो जिसमें हिंदी व्याकरण है, वहां ये जो शब्द विचार और वर्ण विचार है ये महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं और इनमें से प्रश्न आते ही आते हैं। और अगर आपको इस तरह से पढ़ाना अच्छा लग रहा है या आपके समझ में आ रहा है, तो आपके अन्य जो साथी हैं जो किसी संस्थान में जाकर के किसी परिस्थितिवश यानी जा नहीं पाते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत सी परिस्थितियां होती हैं, किसी की वहां तक पहुंच यानी पैसा न होने की वजह से वो नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको समय नहीं मिल पाता है, तो उन लोगों तक भी ये चीज आप पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि वो भी अपने घर पर रह करके इन चीजों को पढ़ सकें और जैसे ही कंपटीशन आए तो उनको इधर उधर भटकना न पड़े। कंपटीशन में ये चीजें हैं, हिंदी व्याकरण से संबंधित छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये पूछी जाती हैं और इनसे अधिकतर क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में तो ऐसा एग्जाम का जब पेपर बनता है आरपीएससी का, उसका तो वर्ण विचार और शब्द विचार है वो एक फेवरेट टॉपिक ही है। इसी तरह रीट जो भर्ती है, रीट में आप पीछे के रीट के जो पेपर हुए हैं, कोई भी पेपर उठा के देख लो, कोई भी पेपर जहां आपको दो भाषाओं का चयन करना पड़ेगा, हिंदी अंग्रेजी ले सकते हो अपने क्षेत्र, या अंग्रेजी और संस्कृत ले सकते हो, हिंदी संस्कृत ले सकते हो। लगभग अपने क्षेत्र के लोग इन तीन भाषाओं में से दो को चुन लेते हैं। क्यों? उर्दू हमें नहीं आती, पंजाबी, इसके बाद में सिंधी, ये जो भाषाएं हैं, तेलुगु, इनका हमारे यहाँ प्रचलन नहीं है। इसलिए हिंदी और अंग्रेजी का जो व्याकरण है वो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा और आपका चयन करवाने में उसकी यानी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।